इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, कितने आर ग्रुप्स कनेक्टेड है, वो उससे डिग्री बताता है। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के साथ कितने कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है, इसको बोलोगे आप 1 डिग्री एमीन। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका हर जगह प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा NO2 की जगह पर। ये बस आपको दिमाग में रखना है। अमोनोलाइसिस का मतलब ये होता है अमोनिया के साथ बेसिकली रिएक्शन, और किसका करना है, अल्काइल हैलाइड का करना है। तो ये आप कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर, और आज हम लोग लेके आए हैं एमीन्स का माइंड मैप डिस्कशन। बेसिकली पूरा चैप्टर इन वन शॉट एंड क्रिस्प पे, है ना। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले कि आपने सारे चैप्टर्स के माइंड मैप लगा लिए होंगे। इफ नॉट प्लीज पहले लगा लीजिए, क्योंकि उससे कुछ रिएक्शंस हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड यस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करिए। कई बार 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, और चैप्टर के अंदर रिएक्शंस थोड़े से कम है, तो मजा आ जाएगा और जल्दी से कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिलसिला स्टार्ट करते हैं एमीन्स के साथ। तो पहले बात, एमीन्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, इसके डिग्री के क्वेश्चन बड़े बनते हैं। तो अगर मान लो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, इसमें मान लीजिए क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं RNH2, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन के साथ तीनों ग्रुप कौन से हैं, तीनों ग्रुप आपके R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, कितने आर ग्रुप्स कनेक्टेड है, वो उससे डिग्री बताता है। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के साथ कितने कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है, इसको बोलोगे आप 1 डिग्री एमीन। इसके साथ नाइट्रोजन कितने कनेक्टेड है, एक ये 2 कनेक्टेड है, इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। इसमें कितने कनेक्टेड है, इसमें 3 कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो दिमाग में रखेंगे कि जितने ग्रुप्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे वो उसकी डिग्री होगा। क्यों बताया ये, क्योंकि डिग्री के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो अभी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ, जिसमें सबसे पहले आएगा भैया रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज आपके पास नाइट्रो समझते हो, अल्काइल के साथ ये नाइट्रो। अब ये दो कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल मतलब वही बेंजीन रिंग हो सकती है। तो अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है और इनमें से कोई भी रिएजेंट लिखा हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कई बार LAH लिख देता है, या हाइड्रोजन निकल को हाइड्रोजन प्लेटिनम लिख देगा, या SN इन HCl, या Fe+HCl, या Zn इन HCl, इनमें से कुछ भी है। ये सारे के सारे मेटल वाले हैं, ये सारे के सारे मेटल रिडक्शन बोलते हैं इनको, मेटल डिसॉल्व रिडक्शन ये बोला जाता है। इनमें से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये पांचों में से अगर कुछ भी आता है, आप हर जगह पे प्रोडक्ट एक ही बनाओगे, एंड द प्रोडक्ट इज NO2 की जगह पे आप उसको रिड्यूस कर दोगे और वो बन जाएगा RNH2। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका हर जगह प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा NO2 की जगह पे। ये बस आपको दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, RNH2 आ रहा है इसकी जगह पे NO2 की जगह पे। बस दैट इज द गेम। ये आपको समझ आ गया तो सब कुछ सेट हो गया हमारे लिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, NO2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, NH2 में। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही जिंक प्लस HCl दे रखा है, तो क्या करेंगे, NO2 को बस आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, NH2 के अंदर। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया इस केस में। तो ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, दैट इज द प्रोडक्ट। क्लियर। आगे अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको तो NH2 में कन्वर्ट करेगा, और डबल बॉन्ड को ये छेड़ता नहीं है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये तो अपन ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन से पढ़ते आ चुके हैं। तो ये डबल बॉन्ड को तो नहीं छेड़ेगा, लेकिन इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसको तो कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोजन निकल डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और इसको भी करता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और ये आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन निकल आता है तो ध्यान रखना है, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बना देगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ इसका रिएक्शन होता है। ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप ये चीज पढ़ के आ चुके हो। तो ये हो गए आपके नाइट्रो कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये है रिएक्शन नंबर 2। अमोनोलाइसिस का मतलब ये होता है अमोनिया के साथ बेसिकली रिएक्शन, और किसका करना है, अल्काइल हैलाइड का करना है। तो ये आप कर रहे हो, तो अल्काइल हैलाइड लिया मैंने, अमोनिया के साथ रिएक्शन करना। तो आपको इसमें ना करना क्या है, इसको ऐसे सोचो, H एक तरफ लिखते H और इसको कर देते H2, तो क्या हो जाएगा इसमें से, HX मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RN। इधर अब कितने, 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहां पे मैं एक R ले लेता हूं और 2 मेरे पास हाइड्रोजन बच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, आई थिंक यहां पे कहीं ना कहीं अगर HS निकले तो
एक सेकेंड रुको जरा, ये आ गया R, यहां पे आपके पास NH2 इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये तो निकल गया, R के साथ N जुड़ा और H2 हो गया। ठीक है, ये क्या बना, ये मेरा बना 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन बना, किससे बना, आपके पास अल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज लाइक, ये बनाना चाहता था मैं, लेकिन ये रिएक्शन ना यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन कर जाता है, RX के साथ फर्दर इसका रिएक्शन हो जाता है। और इसको लिखने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको RX को ना उल्टा लिखा करो, अगेन HX बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा RN, एक H हमारे पास आ रहा है और एक अब की बारी R ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे आ गया, फिर क्या होगा, ये फिर, और ये क्या है, अब की बारी नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है, तो व्हाट इज इट, इट इज 2 डिग्री एमीन। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 डिग्री एमीन आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से ये RX के साथ रिएक्शन करेगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, उल्टा करके लिखो, तो ये H को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा RNR, और इधर क्या आ गया, इधर अब की बारी R आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ये अब की बारी क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब 3 डिग्री एमीन के साथ क्या होगा, ये भी रिएक्शन कर सकता है RX के साथ, ये भी RX के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस R ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और इस X को बाहर कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा RNR। तो ये अब नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो भी बाहर था वो आपका साइड में नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसको बोला जाता है क्वाटरनरी, 4 आ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये आपका यहां पे बन गया है, तो अमोनियम सॉल्ट आपके पास दिख रहा है। एंड दिस इज व्हाट, मतलब ये क्या मेरी कोशिश थी ये लाने की, नहीं भाई, हम ये नहीं चाह रहे थे। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि एक अल्काइल हैलाइड जो है वो मेरा इसके साथ रिएक्शन करता, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता, और मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाता। मैं बस यहीं तक रिएक्शन रोकना चाहता था, 1 डिग्री चाहिए था। लेकिन तुम 1 डिग्री इससे बना नहीं सकते, सिंपली क्यों, क्योंकि ये आगे फर्दर रिएक्शन करता जाएगा, तो रिएक्शन जाके ये अमोनियम पे जाके रुकता है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर एक आता है कि क्या ये बढ़िया मेथड है 1 डिग्री बनाने के लिए, तो आंसर इज नो। ये 1 डिग्री वाला के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सीधा अमोनियम सॉल्ट पे रुकेगा। अच्छा, लेकिन एक बार ये भी क्वेश्चन आया था PYQ में कि अगर जबरदस्ती मुझे यही मेथड से 1 डिग्री बनाना है, तो क्या तरीका है जिससे मैं 1 डिग्री बढ़िया से बना सकता हूं। तो उस केस में आप ये बोलोगे कि भाई देखो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम ये है कि आप 2 चीजें आपके पास, या तो आप RX ज्यादा कर सकते हो या आप अमोनिया ज्यादा कर सकते हो। आपने देखा RX ज्यादा करने पे रिएक्शन आगे तक जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको 1 डिग्री अमीन को ज्यादा चाहिए, अगर इसकी अमाउंट आपको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर दो, अमोनिया की अमाउंट ज्यादा ले लेना। अगर जितना ज्यादा आप अमोनिया लोगे ना, उतना 1 डिग्री का प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर RX ज्यादा होता तो रिएक्शन यहां तक जाता। गेटिंग दिस, और ये क्वेश्चन कई बार आया PYQ में, तो ये लिखा भी है मैंने, टू गेट 1 डिग्री अमीन एज द मेजर प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया इज नीडेड। ठीक है, एंड वन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन कहां पे जाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट तक जाता है। ये होगी पहली बात। दूसरा जो इसके ऊपर से सवाल आता है वो है कि कितने मोल्स आपको RX चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहां पे देखना जरा, यहां पे इसके 1 डिग्री के पास आपको RX चाहिए, फिर 2 डिग्री से भी RX चाहिए, 3 डिग्री में भी RX चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाता कि मान लो 1 डिग्री से मुझे डायरेक्ट ये बनाना है, तो कितना RX चाहिए, आप देखोगे 1 2 3 मोल। अगर 2 से चाहिए होता 2 मोल, 3 से चाहिए होता 1 मोल। तो इसका ना डायरेक्ट तरीका है करने का, और वो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद नाइट्रोजन। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कितने लोन पेयर नाइट्रोजन पे, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करते हैं। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हो जाएंगे, 1 + 2। यहां पे मुझे चाहिए होगा 3 मोल RX। और अगर आप देखोगे ना इसको 1 2 3 मोल RX चाहिए था। आगे करते हैं, ये कितना है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है और 1 हाइड्रोजन है, इसको चाहिए होगा 2 मोल RX। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं 1, तो इसको क्या लगेगा, 1 मोल लगेगा। ठीक है, एक ये तरीका है। और यहां पे देख लो जरा, यहां पे नाइट्रोजन के पास ये है और साथ में हाइड्रोजन, कितना हो गया, 2 + 1, ये आ गया भैया 3 मोल। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली आइडिया यही है इनके अंदर कि आपको अमाउंट पूछ लेगा RX की, भाई कितनी चाहिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या है, ये बेसिकली साइनाइड ग्रुप, जो ये साइनो ग्रुप होता है ना, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। अगेन
अब चाहिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहां पे आपको क्या चाहिए होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है? जो ज्यादा हाइड्रोजन दे पाए, ज्यादा हाइड्रोजन देने वाले। बेसिकली आपको ना 4 हाइड्रोजन चाहिए। देखो जरा, अगर आप देखोगे इसको तोड़ना कैसे है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अगर 4 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? RCH2NH2। और ये सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं ये सब के सब आपको RCH2NH2 बना देंगे। दैट इज योर अमीन। ठीक है, तो ये बन गया आपका अमीन। दो बातों का ध्यान रखना है, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2 निकल, अल्कोहल, सोडियम, ये आपको पता है हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन, Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl होना चाहिए, SnCl2 प्लस HCl नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका स्टीफन रिएक्शन कर देता है। लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको मैंने बताया था स्टीफन रिएक्शन के बारे में। तो आपको Sn प्लस HCl चाहिए, जो कि क्या होता है? स्ट्रांग होता है। SnCl2 प्लस HCl वीक होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कार्बोक्सिलिक वाले में भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये सब में आपको क्या मिलेगा? RCH2NH2 आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ये है H2 निकल, वही चीज पूरा तोड़ दोगे HHHH तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा भैया प्रोडक्ट आपका 1 2 3 CH2NH2। ठीक है, इधर देखो जरा, ये भी स्ट्रांग है तो सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। एक चीज और यहां पे, अब ये हो गया स्टीफन रिएक्शन, क्योंकि अब SnCl2 दे देता है। और स्टीफन रिएक्शन मैंने बताया था आपका क्या बन जाता है? इस पूरे नाइट्राइल की जगह पे, आप साइनो ग्रुप की जगह पे आपको मिल जाता है एल्डिहाइड। तो यहां पे बन जाता है आपका एल्डिहाइड। इसके बारे में भाई तुम जरा एक बार वहां पढ़ लेना, क्या बोलते हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन्स में ये रिएक्शन आपको करवा रखा है। एक पॉइंट और रह गया, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये साइनो ग्रुप के बाद अगर इसमें मान लो n कार्बन है, n कार्बन है, तो इसमें कितने होंगे अमीन के अंदर? इस अमीन के अंदर n+1 कार्बन होंगे। देख रहे हो ये कि अगर इसमें अंदर n कार्बन होंगे, जैसे 3 कार्बन की चेन है R, तो ये चेन कितने होगी? 4 कार्बन की। तो इसको बोला जाता है स्टेप अप रिएक्शन। ये स्टेप अप रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जब कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एसेंट ऑफ अमीन सीरीज, या तुम इसको स्टेप अप रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका कार्बन की नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये होगी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एमीन्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वाला रिएक्शन सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। एमीन्स को क्या करना है आपको? अनसब्स्टिट्यूटेड आपने एमीन लेना है, मतलब आपका नाइट्रोजन के साथ कोई आर ग्रुप ना हो ये वाले में। और ये क्या करेगा? सीधा सीधा प्रोडक्ट बताता हूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको ना पानी देके उड़ा देता है। ठीक है, मतलब ऐसा सोच लो, यहाँ 4 हाइड्रोजन देता बताया था मैंने, ये 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको देगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन को देगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। ठीक है, तो बेसिकली CO उड़ा के H2 करना है। आई थिंक इस तरह का क्लेमेंशन जैसा रिएक्शन सा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको उड़ा दो, देखो जरा क्या बन जाएगा? NH2 आ जाएगा। इसको उड़ा दो, क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बड़ा डायरेक्ट है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मतलब जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा बस CO उड़ा देना है, मतलब ऑक्सीजन उड़ा दो वहां से और H लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे पहली बात, पहले तो प्रोडक्ट बताता हूं क्या है। प्रोडक्ट के लिए ना ये आपका रिएजेंट है एक्वस KOH, फिर RX, फिर NaOH। RX जो है इसको ऐसे लिखो, ये R है, यहां से HX निकल जाएगा तो R और N मिलेगा। दूसरा एक्वस KOH NaOH है, ये क्या करते हैं? इसको ना इस तरह से तोड़ते हैं, तो यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH। तो ये प्रोडक्ट कुछ आपको ऐसा मिलता है। प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका तो मैंने आपको बता दिया। यहां पे OH होता है, लेकिन बेसिक कंडीशंस में O निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंडीशंस है, H निकल जाएगा, प्लस ये आ जाएगा R और ये N, तो ये क्या हो जाएगा? RNH2। तो ये आ गया RNH2 प्लस जो भी आपका HX था वो आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ना 1 डिग्री एमीन बनाने का बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है? आपका ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। कौन सा अच्छा नहीं होता बताया था? मोनोलाइसिस वाला अच्छा नहीं होता। तो एक तो 1 डिग्री बनाने का बेस्ट मेथड है। दूसरी कंडीशन इसके ऊपर आती है, वो ये है, अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। दैट इज, आपका मैकेनिज्म बताता हूं क्या होगा इसके अंदर। ये K+ है, ये बेस है, ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा,
एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपको ये सॉल्ट मिल जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये R ग्रुप के ऊपर करता है, ध्यान रखना, SN2 अटैक। ये अटैक SN2 होता है, मतलब आपकी सारी की सारी जो आपने कंडीशंस SN2 वाली पढ़ रखी हैं, SN2 कंडीशंस पढ़ी थी हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में, तो वो सारी कंडीशंस इस R ग्रुप के ऊपर लग जाएंगी। तो दूसरी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज R जो अटैक होता है, R ग्रुप बेसिकली कौन सा वाला होना चाहिए, SN2 फेवर्ड, ठीक है, ये SN2 को फेवर करेगा। तो SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन होगा, ये बन गया, देखो जरा ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस, देखो यहां पे अब क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस, ये ऐसे कैसे, ये OH ये H, ऐसे ही ये H ये OH, क्या बन जाएगा आपका, ये अब साथ में, क्योंकि OH बेसिक एसिड है, ये बेस है, ये यहां से H निकाल लेगा, तो ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, प्लस आपको 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म हो गया। इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें याद रखनी है, एक तो 1 डिग्री बनाने का बेस्ट मेथड है, दूसरा आपका जो अटैक SN2 होता है, तो क्वेश्चन जो आएगा ना वो SN2 अटैक, या तो ये पूछ लेगा 1 डिग्री का कौन सा बेस्ट है ये, या फिर पूछ लेगा SN2 बताओ कैसे करता है। तो SN2 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लिख लिया, इट इज बेस्ट मेथड फॉर 1 डिग्री प्रिपरेशन, ठीक है। एनिलीन को इससे बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते वो भी नीचे पता लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन किससे चलता है, SN2 से चलता है। तो SN2 को आपको अगर थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, कहां कहां बढ़िया SN2 होता है, मिथाइल 1,2 में हो जाता है, 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, विनाइल फिनाइल में SN2 नहीं होता, ब्रिज हेड में SN2 नहीं होता, अलाइलिक बेंजाइलिक में SN2 हो जाता है। तो ये आपके रिएक्शन है जो कि क्या है, कहां पे SN2 होगा कहां पे नहीं होगा। अगर X के ऊपर बात करें तो फ्लोरीन में नहीं होता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में हो जाता है। ये कहां पढ़ रखा है, सब कुछ हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में तुमने करा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं वहां पे तुम्हारे ये क्वेश्चन सारे क्लियर है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, विच गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट फॉर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये मिथाइल है, दे देगा, ये कैसा है 1 डिग्री है, ये दे देगा, ये कैसा है 2 डिग्री है, दे देगा, ये कैसा है 3 डिग्री है, तो ये आपको नहीं देगा। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के आगे, तो ये हो गया अलाइलिक, दिस इज अलाइलिक, अलाइलिक SN2 दे देता है। ये कैसा है विनाइलिक, क्या विनाइलिक SN2 देता है, विनाइलिक SN2 नहीं देता। ये कैसा है बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक जो होते हैं वो SN2 दे देते हैं। ये कैसा है, ये फिनाइलिक है, और अगर ये फिनाइलिक है तो ये SN2 नहीं देता, और क्योंकि ये SN2 नहीं देता तो आप क्या कर सकते हो, आप एनिलीन को नहीं बना सकते गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि आपका क्या एनिलीन बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि फिनाइलिक SN2 नहीं देता है। अब ये देखते हैं, ये कैसा है, ये नॉर्मल 2 डिग्री है तो ये रिएक्शन दे देगा। ये कैसा है, और भैया 3 की, ये ब्रिज हेड है, दिस इज ब्रिज हेड, और जो ब्रिज हेड होते हैं कंपाउंड्स वो SN2 नहीं देते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है, क्लियर सारे के सारे। फ्लोरीन तो नहीं था, कहीं ध्यान दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है कुछ कम हो रहा है, इसको ना दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, यहां पे कार्बन कम हो जाते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें होगा क्या, ध्यान देंगे, ब्रोमीन इन अल्कली सेम रिएजेंट है जो आपका हेलोफॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म वाला रिएजेंट है, ये ऐसे भी दिया जा सकता है या फिर इनमें से कुछ लिखा हो, ब्रोमीन प्लस NaOH, ब्रोमीन प्लस KOH, NaOBr, वही सब जो मैंने आपको हेलोफॉर्म में बताया था। करना क्या है, तो डायरेक्ट तरीका सुन लो, आपको फिर एक अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड चाहिए, ये पूरे के पूरे ग्रुप को ना बाहर कर दो, पहली बात ये पूरे के पूरे ग्रुप को बाहर कर दो। दूसरा आपको पीछे बचेगा क्या, R और NH2, R और NH2 बच रहा है, इसको R के साथ मैं N लिख रहा हूं, लेकिन इसको ना मैं व्हाइट से ले लेता हूं, ये R ये आ गया N, लेकिन जो H आ रहा है ना उसको मैं ऐसे ग्रीन से लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन आपके ये वाले नहीं जाते, ये वाले हाइड्रोजन नहीं आते, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे इसका, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, CO को उड़ा दो और OH देख लो, अगर H है तो RNH2 लिखोगे, अगर यहां पे D होता तो RND2 लिखते। बस इतना सा अगर आपको पता लग गया तो हॉफमैन का आंसर तो तुम डायरेक्टली कर दोगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका हॉफमैन रिएजेंट है। इसके साथ अगर जो साइड प्रोडक्ट्स है वो मैं बता देता हूं, यहां पे कार्बोनेट निकलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, साथ में ब्रोमीन बाहर आ जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट अभी बना देंगे, बट यस मेन चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि कैसे बनानी है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म देखते हैं, होता क्या है इसके अंदर, ये आपका अमाइड अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड, पहले ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये इसके इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो गया,
ये नाइट्रोजन फिर क्या करेगा, ये नाइट्रोजन ब्रोमीन पे अटैक करेगा, इस ब्रोमीन को बाहर कर देगा। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब क्या, अब सुनो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है ये है एसिडिक। ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि जो आपका ब्रोमीन है, देखना पहले भी एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, यहां भी एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे और ज्यादा होगा। रीजन बीइंग ब्रोमीन जो है वो क्या करता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है -m से, है ना, और -I बहुत स्ट्रांग होता है, -m दोनों से विड्रॉ कर सकता है। तो ये बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इसको खाएगा तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज आ गई। अब यहां पे ना बनता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये वापस आके डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, पर कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 5 बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये आर ग्रुप जाके इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है। लेकिन फिर नाइट्रोजन के पास हो रखी है हालत टाइट, तो उससे क्या हो गया, ये ब्रोमीन फिर से क्या कर जाता है, यहां से लीव कर जाता है। ये होता है एक स्टेप में, दिस इज वन स्टेप, एक ही स्टेप में ये पूरी हरकत होती है, इसको बोला जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। जैसे ये करोगे, अब देखना जरा, CO C के साथ डबल बॉन्ड N, CO C के साथ डबल बॉन्ड N, और ये R ग्रुप यहां पे लग गया, R ग्रुप यहां पे लग गया। उसके बाद करनी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस तुम्हें पता है OH H OH H, ये कर दी मैंने, तो RNH2 बन गया यहां से जो हमें बनाना था, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, देखो जरा, C के साथ ऐसा दिख रहा है ना, CO OH OH, और तुम्हें पता है 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, तो ये बना देंगे CO2, तो ये CO2 बन गया। CO2 के साथ फर्दर आपका बेस का जब रिएक्शन होता है, मैं ये बता देता हूं, ये आपको ये चीज मिल जाएगी, फिर से ये बेस हाइड्रोजन पे ऊपर अटैक करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां से कार्बोनेट आयन मिल जाएगा। तो ये आपके सारे साइड प्रोडक्ट्स हो गए। अगर आप देखोगे मैंने ये बना दिए थे, कार्बोनेट भी बना दिया था, ब्रोमीन भी निकाल दिया, और RNH2 बन गया। तो ये तो हो गया पूरे का पूरा मैकेनिज्म। इस अल्काइल आइसोसाइनेट, ये जो बीच में बना ना, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन योर दिस रिएक्शन, मतलब ये जब आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता, तो PYQ में इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। एक तो स्टेप डाउन रिएक्शन है, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि आपका कॉन्फिगरेशन नहीं बदलता, मतलब जहां पे देखो, अगर ये R ग्रुप ऐसा था ना, इसी तरह से एज इट इज RNH2, NH2 पीछे से नहीं आ रहा, ठीक है, ये बीच में से उड़ेगा, वहीं पे लगेगा, प्रोडक्ट क्या है वहीं पे, देखो जरा यहां पे RNH2 जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, हाइड्रोजन कहां से आता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो OH से आता है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ब्रोमीन प्लस KOH, तो ये उड़ा देंगे, और H है तो ये H ही लगेगा, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट यहां पे, और इसके साथ लगा देंगे हम लोग NH2, ठीक है। फिर ये आ गया क्वेश्चन, यहां पे लगा देंगे, क्या करना है, इसको उड़ा दो जरा, और यहां पे D है, तो यहां पे ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, इधर आ गया हमारे पास N, और ये आ जाएगा D2, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहां पे ND2 आ जाएगा। और करो, अब कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल आ गया, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, H लग रहा है तो यहां पे H ही लगेगा, ये बस आपको उड़ाने का है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन को मत बदलना, HDCH3, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे कार्बन के साथ आपका लगा हुआ है ये, अब यहां पे डायरेक्ट NH2 आ जाएगा, ये NH2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, यही टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन वाले, और या फिर आपके वो बन जाएंगे कि HD कहां से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बात बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, ये जो नाइट्रोजन है बेसिक है, क्योंकि इसके लोन पे डोनेट करना चाहता है, जब ये लोन पे डोनेट करता है तो क्या हो जाएगा, ये बन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, दिस बिकम्स कॉन्जुगेट एसिड। एक बेस जब एसिड को डोनेट करेगा तो उसका बनता है कॉन्जुगेट एसिड। बात है कि जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होएगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होएगी। कॉमन सेंस है कि अगर ये स्टेबल होगा तभी तो ये रिएक्शन करेगा, तो उतनी बेसिक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा हो जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है कि जितना ये स्टेबल ज्यादा होगा उतना ही आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ग्रेटर स्टेबिलिटी ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसको कौन कौन स्टेबलाइज करता है, कौन से फैक्टर है जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो देख लेते हैं। पहली बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, देखो आपको करना क्या है, आपकी कोशिश है लोन पेयर डोनेट करवाने की। तुम्हें सिर्फ इस तरह से सोचना है कि लोन पेयर को मुझे डोनेट करना है,
लोन पेयर डोनेशन जितना जल्दी ज्यादा होएगा उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है लोन पेयर डोनेशन अगर आपका ज्यादा है, आपको बस लोन पेयर को देना है कि भाई तू चला जा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लोन पेयर पकड़ेगी, वो तो इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कम कर दोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं इन अ पीरियड में जनरली आप ये रूल लगाओगे, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं करने, इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, देगा नहीं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी और ज्यादा। तो अगर मान लो पीरियड में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ये वाला रूल लगा सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उल्टा वाला। बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उतना ही तुम वो डोनेट करने को टेंडेंसी रखता है। आप खुद से सोचो, अगर अंबानी है उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो डोनेट करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहां से डोनेट करेगा इतना? तो ज्यादा डोनेशन किसके पास है, जिसके पास ज्यादा चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी ज्यादा आपकी डोनेशन हो जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं इन ग्रुप, इन ग्रुप में जनरली जो रूल लगता है वो आता है साइज का। जितना साइज ज्यादा है, जितना साइज बड़ा होता है उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। देखो जरा, साइज बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, छोटे साइज वाले जो होंगे वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये आराम से एकोमोडेट कर सकता है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उसमें घुमा लेगा, डीलोकलाइज करता जाएगा, तो उसको टेंशन नहीं है। लेकिन ये बेचारे पे तो बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। वही वाली बात कि लोन लेना है, ठीक है, अगर नॉर्मल गरीब आदमी लोन लेगा तो उस पे लिए 100 रुपए का लोन भी बहुत हैवी है, पर अंबानी पे 100 रुपए का लोन को क्या फर्क पड़ता है। तो ये इसके ऊपर स्ट्रेस है, तो ये जल्दी से खत्म करना चाहेगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी मतलब डाउन द ग्रुप वो कम हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो प्लस एम सबसे ज्यादा होता है, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं अपने पास, तो ये उल्टा हो जाता है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाता कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, तो भाई ऑर्डर ये रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का कि माइनस आई वाले ज्यादा बेसिक होंगे। अगर इनके सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, तो जिसमें माइनस आई लगा है क्योंकि ये वीक इफेक्ट होता है, अगर माइनस एम लगा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जिसमें माइनस एम दिख गया वो बर्बाद कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस आ गए। करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस। जैसे ये मान लो, कहता बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले, बेंजीन वाले नहीं, उनकी पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। क्या हो जाएगी, इनमें कंपेयर करो जरा। आई थिंक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेम ग्रुप वाला रूल लगाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इन सबको पॉज करके ट्राई करना। यहां पे क्या है यार, यहां पे लग रहा है आपका प्लस एम, ये देखो जरा, ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहां पे तो प्लस एम, मतलब ये आपका, सॉरी, ये आपका माइनस एम लग गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रुप माइनस एम हो गया ना सीओ, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके छीन लेगा। इसमें बेसिकली नो इफेक्ट बोल सकते हैं। और इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और मैंने अभी बताया कि डोनेटिंग वाले बेनिफिट करते हैं, विड्रॉइंग वाले बर्बाद करते हैं। तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी, और फिर इसकी। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे माइनस आई है, देखो ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। तो रूल लगेगा डीएनपी। कितने पे लग रहा है देखो जरा, 1 2 3, 3 कार्बन के बाद एक ग्रुप आ रहा है। इसमें देखो 1 2 3, 3 कार्बन के बाद 2 ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन के बाद 2 ग्रुप आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों की इससे तो ज्यादा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसकी तो इन दोनों से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे खतरनाक होते हैं, मतलब हमें नहीं चाहिए। इन दोनों में अगर बात करें तो क्लोरीन जो है उसकी पावर ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, तो भैया ये देखो, ये आपका sp3 है, इधर आपका sp2 है, इधर आपका sp है। ये ग्रुप देखो जरा, है ना। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और हम चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। बात करते हैं इसमें ग्वेनिडीन एंड एमिटिडीन। यार ग्वेनिडीन के अंदर ना ध्यान रखना, इसके पास लोन पेयर तो सब पे थे, लेकिन ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये कहां जाते हैं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हम लोग बोलेंगे दे आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड है। इसके लोन पेयर, सिमिलरली इसके भी लोन पेयर क्या है,
डीलोकलाइज। तो यहां से तो लोन पेयर नहीं डोनेट होगा। कौन सा डोनेट होता है? ये वाला लोन पेयर होता है, दिस इज लोकलाइज। पहली बात तो डोनेशन कौन करेगा? ये ऊपर वाला लोन पेयर करेगा। एक बात तो ये हो गई, डोनेशन यहां से होगा। दूसरी, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो आप बाकी ग्रुप्स देखो जरा, ये क्या कर रहा है? ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है, ये भी प्लस एम से डोनेट करेगा, ये क्या कर रहा है? ये भी प्लस एम से डोनेट करेगा। तो दो प्लस एम ग्रुप है। इधर क्या है? इधर आपके पास प्लस एम लगा हुआ है, और इधर क्या है? इधर आपका प्लस एच प्लस आई बोल सकते हो। तो ये ग्रुप है। तो ऑब्वियसली प्लस एम ज्यादा जबरदस्त ग्रुप्स होते हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेशन करेगा, तो ग्वानिडीन का ज्यादा हो जाएगा एमिडाइन से। एक चीज सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस हैविंग नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी कई बार फंसा है। तो ये आपका होता है स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस, ध्यान रखना है इसका। ओपन में आपका ये आंसर आ गया। और करते हैं, बात करते हैं कुछ आपके ना इस फेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। गैसियस फेज में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपके एक्वस फेज में। गैसियस में सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टिव से आंसर करना होता है। जितना इंडक्टिव से आंसर करना है, मतलब आपके पास ज्यादा इंडक्टिव ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप है, तो जितने ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा डोनेशन। तो यहां पे कितने प्लस आई लगे हैं? 3 प्लस आई लगे हैं, ज्यादा डोनेशन देंगे। यहां पे 2 प्लस आई लगे हैं, कम करेंगे। यहां एक ही प्लस आई है, यहां कोई नहीं है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कैसे डोनेट करा हमने, कैसे करा आंसर? इंडक्टिव से करा। ये कौन से लगा रहे हैं? ये प्लस आई लगा रहे हैं, ये भी प्लस आई, सब प्लस आई वाले हैं। इसके अंदर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो अगर आपको गैसेस में क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ठीक है, तो यहां पे लिख भी दिया, इन गैसियस स्टेट कंसिडर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। अगर गैसियस का क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस फेज में। एक्वस में 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। मिथाइल और इथाइल के अंदर, अब क्योंकि आपका सिर्फ इंडक्टिव नहीं है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्ले करती है रोल। ठीक है, तो क्योंकि वाटर है, तो अब आपको ना नेट इफेक्ट देखना पड़ता है। इसको डायरेक्ट याद करो। मिथाइल के अंदर ऑर्डर होता है 2 1 3, इथाइल के अंदर ऑर्डर होता है 2 3 1। याद करने का तरीका यह है कि मिथाइल छोटू है तो पहले छोटू नंबर आएगा, 2 1 आएगा। इथाइल बड़ा है तो फिर 2 3 आएगा। बस ये याद रखना है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका अगर एक्वस फेज पूछे। नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एक चीज सुन लो, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर आपका जो नाइट्रोजन है वो किस में जा रहा है? वो डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस में जा रहा है। और अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो ये लोन पेयर क्या फ्री है? लोन पेयर फ्री नहीं है। अगर लोन पेयर फ्री नहीं है तो डोनेट नहीं हो पाएगा इजीली। तो जो ओपन चेन मतलब अमोनिया या ओपन चेन वाले होते हैं वो आपके क्लोज चेन वालों से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एक बात तो समझ लो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दूसरा, आप हाइब्रिडाइजेशन से भी बोल सकते हो। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें sp2 आ जाएगी, उससे भी आप बोल सकते थे। बट ज्यादा रीजन है कि ये क्या है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। ठीक है, लोन पेयर आर नॉट फ्री। आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज क्लियर हो गई, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो एक बात सोचो, जितने बेंजीन रिंग्स ज्यादा होंगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। आप इनके क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच रिंग्स। जितनी बेंजीन रिंग्स आप ज्यादा अटैच करोगे ना, उतना क्या हो जाएगा? आपकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी बेंजीन रिंग क्या कर रही है? रेजोनेंस कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे? देखो, आप काउंट करो बेंजीन रिंग कितनी है। ठीक है, आई थिंक यहां पे 3 बेंजीन रिंग है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। यहां 2 है, यहां पे 1 है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इनमें क्या करोगे? इनमें बेंजीन रिंग तो है बराबर, एक एक है, लेकिन यहां पे आर ग्रुप लगा। आर कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आई होता है, तो इसकी इससे तो ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक प्लस आई यहां से लगेगा, एक प्लस आई यहां से लगेगा, तो इसकी इससे तो ज्यादा ही हो जाएगी। और इसमें देखो, ये नॉर्मल वाला तो सबसे ज्यादा ही होता ही है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी एरोमेटिक एमीन्स में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एरोमेटिक एमीन से आता है वो कर लेते हैं, दैट इज, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। दैट इज, ये कैसा ग्रुप है? ये आपका प्लस एम ग्रुप है। ठीक है, ये कैसा, इसमें हाइड्रोजन है तो यहां पे नो इफेक्ट बोल दोगे। और यहां कौन सा लग रहा है? यहां आपका माइनस एम लग रहा है। माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी, और इसको अगर आप याद रखोगे रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये है 3 कंपाउंड्स, एनिलीन, pyridine, पायरोल। अगर आप ध्यान दोगे, सबकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे ना, वो क्या है? वो आपकी sp2। ये भी sp2 है, यहां पे इसको भी देखोगे sp2 है, यहां इसको भी देखोगे sp2 है।
क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। पहले तो पाइरोल जो पिरिडिन है, पिरिडिन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी पीछे सिस्टम क्या है, एरोमेटिक रिंग है। अगर ये एरोमेटिक रिंग के अंदर आप इस लोन पेयर को इन्वॉल्व करोगे तो एरोमेटिक करैक्टर बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर इज कंप्लीटली फ्री। इसमें लोन पेयर पूरे का पूरा फ्री है, ठीक है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बात करते हैं पाइरोल की। पाइरोल में अगर ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तभी रिंग आपकी एरोमेटिक बनेगी। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा तो रिंग एरोमेटिक नहीं बनेगी। तो यहां पे आप बोलोगे लोन पेयर इज कंप्लीटली यूज्ड। ये आपका फ्री ही नहीं है क्योंकि अब ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक करैक्टर लेके आ रहा है। तो ये क्यों है, यहां पे क्या हो रहा है, अगर लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तभी रिंग एरोमेटिक होगी, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आपकी रिंग एरोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे कर भी सकता है, इसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोन पेयर इज नॉर्मल, ऐसे बोल दो, इट इज नॉर्मल, ठीक है। पड़ा भी हुआ है, नहीं भी पड़ा हुआ, इट इज ओके। कर भी सकता, नहीं भी करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक है रिंग, जरूरत नहीं है उसको। तो इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें बेसिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे बढ़िया जो स्ट्रेंथ आती है वो आपकी पिरिडिन की हो जाएगी, क्योंकि इसका लोन पेयर पूरा फ्री है। इसका बीच में है, उसका बिल्कुल फ्री नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी का सबसे ज्यादा, फिर आपका ए का, फिर आपका सी का। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि जो पाइरोल होता है उसकी बहुत कम होती है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। सबसे पहले रिएक्शन है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। कहां पे हो चुका है, जब अपन अमोनोलाइसिस कर रहे थे। तो ये अमोनोलाइसिस वाला रिएक्शन है, उसमें अल्काइलेशन ही करी है। तो अमोनोलाइसिस ऑलरेडी डन। तो ये हो गया हमारा। बात करते हैं असाइलेशन की। असाइलेशन में क्या है, आप ना इसको तरीका करने का डायरेक्ट बता देता हूं। आप एक हाइड्रोजन और एक Cl इसको हटा दो, बाकी इनको डायरेक्ट जोड़ दो। इन H और Cl हटा दोगे तो पीछे क्या आ जाएगा, R NH और देखो जरा C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप असाइल एसिड क्लोराइड से भी कर सकते हो या आप एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो। करना वही तरीका है आपको। देखो ये पूरे के साथ आप एक H जोड़ दो और बाकी ये कंपाउंड आ जाएगा। तो R NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। बाकी साइड प्रोडक्ट में आपका ये और H आ जाएगा। अगर साइड प्रोडक्ट लिखना है, यहां पे आपको HCl मिल जाएगा, यहां पे आपको C डबल बॉन्ड ऐसे लिख देते हैं HO C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड मिल जाएगा। साइड प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली क्या है, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं, असाइलेशन बोलते हैं, असाइल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो कंपाउंड करो भाई। ये कौन सा, ब्रोमीन एंड KOH। तो ये क्या कर देगा, इसको उड़ा देगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया और यहां पे उड़ जाएगा, तो ये NH2 आ जाएगा। इसका क्या कर दिया हम लोगों ने, एसिटाइलेशन कर दिया, असाइलेशन कर दिया। जैसे तुमने असाइलेशन कर दिया, क्या हो जाएगा, एक H और एक Cl उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा, पीछे आ जाएगा NH, ये आ गया, और क्या हो जाएगा भाई, COCH3। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप दीज आर क्लियर। तो ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अब आता है कार्बाइलमीन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब 3 टेस्ट आएंगे, एक आइसोसाइनाइड टेस्ट है, एक नाइट्रस एसिड टेस्ट है, एक आपका हिंसबर्ग टेस्ट है। ये तीनों टेस्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, डिग्री आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं कार्बाइलमीन रिएक्शन की, इसमें क्या होता है, आपका रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, इट इज सेम एज राइमंड टाइमर रिएक्शन, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कली, ठीक है। करता क्या है, जो 1 डिग्री अमीन ही देगा। पहली बात यही इंपॉर्टेंट इस पूरे टेस्ट की कि ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। प्रोडक्ट बनाता है आइसोसाइनाइड। इस NH2 की जगह पे ये RNC बना देता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको बोला जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये जो होता है, इट इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। फाउल स्मेलिंग का मतलब है गंदी सी स्मेल आती है बिल्कुल इससे, ठीक है, वेरी बैड स्मेलिंग। तो यहां पे अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। 2 चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो इसकी स्मेल गंदी है, दूसरा ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन ये वाला टेस्ट देता है, ठीक है। इसको अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो दिखा देता हूं। पहले ये तो जानते हैं ना, ये ऑलरेडी ये वाला स्टेप मैं आपको राइमंड टाइमर में करा चुका हूं कि अल्कली और ये बनाते क्या है, कार्बीन बनाते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन के साथ इसका रिएक्शन होता है नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करता है कार्बीन के ऊपर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब जो अल्कली होता है, ऐसा सोचो OH है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, ये बाहर जाएगा। ऐसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आएगा,
ये बाहर जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्काइल आइसोसाइनेट मिल जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आरएनसी को या ऐसे लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये आपका कार्बाइल अमीन का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, याद करना सिर्फ इतना कि 1 डिग्री वाले कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं। तो 1 डिग्री है ये, देखो नाइट्रोजन के साथ 1, तो ये दे देगा। ये 1 डिग्री है, दे देगा। ये 1 डिग्री है, दे देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता एरोमेटिक या एलिफेटिक है। ये कितना है, ये 2 डिग्री है, ये नहीं देगा। ये कितना है, 3 डिग्री है, ये नहीं देगा। ये कितना है, 1 नहीं लगा है, तो ये आपको टेस्ट दे देगा। तो सिर्फ ध्यान में रखना है कि कितने नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है। नाइट्रोजन का 1 है तो 1 डिग्री है, ये पता लग रहा है ना। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे ही ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। आई होप दिस इज क्लियर। चलो फिर आगे आते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है, इसको 1 2 3 इसको अलग अलग करने का तरीका है। कैसे करते हैं देखो जरा। इसको पहले लिखो होनो। देखो तरीका क्या है, होनो HNO2, अगर OH अलग कर दोगे तो पीछे क्या बनेगा, नो। तो ये होनो लिखा मैंने, इसको होनो कर दिया। तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो N2 निकलेगा, एक तो आपके पास N2 गैस निकलेगी। यहां से देखना N2 गैस, एक निकलेगा वाटर, एक निकलेगा वाटर, प्लस यहां से ना एक्चुअल में R और OH को भी अलग रखना। R प्लस एंड OH अलग अलग करो इसको। क्यों, क्योंकि ये बनता है कार्बोकेटाइन, इसका बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन कर सकते हैं रीअरेंज। तो ये रीअरेंज करेगा, उसके बाद ये OH के साथ जुड़ के फाइनल प्रोडक्ट आपको अल्कोहल ही देगा, प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर आती है और वाटर। तो हमारे को ये इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन गैस निकलती है 1 डिग्री अमीन के साथ। ये कैसा था, ये आपका 1 डिग्री अमीन था। 2 डिग्री अमीन के साथ क्या है, इसको ऐसे करो आप ना, इसका OH निकाल, ऐसे OH ऐसे कर लो, और पीछे क्या बच जाएगा, अगर OH निकाल दोगे तो NO पीछे बच जाएगा। ये पानी निकाल दो इसमें से, तो प्रोडक्ट यहां पे आपको ये मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दैट इज NO आपको मिल जाएगा। ये जो होता है ना, येलो ऑयल होता है, ठीक है। दिस इज येलो ऑयल। फिर अगला कौन है, ये 2 डिग्री अमीन देता है, और 3 डिग्री अमीन के साथ कुछ है ही नहीं, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो तो रिएक्शन हो, तो 3 डिग्री के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। एंड इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि 1 डिग्री के साथ आपको नाइट्रोजन, 2 डिग्री के साथ एक येलो ऑयल मिलता है, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। वही चीज यहां लिख दी है मैंने, नाइट्रोजन गैस इन 1 डिग्री, येलो ऑयल लिक्विड इन 2 डिग्री, नो रिएक्शन इन 3 डिग्री। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट बोल रहा है, तो RNH2 वही चीज यार, यहां पे क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ बनता है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन को क्या होगी, इसकी हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो ये आपका हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, और लास्ट में लगा दो इसके ऊपर अल्कोहल, तो अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें देखें तो ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री का मैंने तरीका बताया, इधर OH लिखो और इधर NO लिखो, ये पानी उड़ा देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा भाई तो ये आ गया, और इसके साथ NO लगा देना, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, प्रोडक्ट लाने में दिक्कत नहीं है, द पॉइंट इज याद रहना चाहिए कब कौन सा लगाना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट इज हिंड्सबर्ग टेस्ट। हिंड्सबर्ग टेस्ट के अंदर रिएजेंट याद कर लो, दिस इज द रिएजेंट बेंजीन के साथ SO2Cl, ये होता है आपका हिंड्सबर्ग रिएजेंट। इसमें ना 2 सेट्स में चलता है, पहले हिंड्सबर्ग रिएजेंट डालते हो, पहले फर्स्ट स्टेप पे आप हिंड्सबर्ग रिएजेंट डालते हो, सेकंड नंबर पे आप इसमें डालते हो अल्कली, जनरली हम लोग NaOH डालते हैं। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले हिंड्सबर्ग टेस्ट, फिर आप हिंड्सबर्ग रिएजेंट, फिर आपका NaOH। चलता कैसे देखो, 1 डिग्री अमीन के साथ क्या होगा, ये नाइट्रोजन आपके पास, ठीक है। अब ऐसे सोचो, एक हाइड्रोजन जो है और HCl ये निकल जाता है, बेसिकली होगा क्या, H और Cl, एक तो HCl बना देगा, बाकी ये अटैक करना है इसके ऊपर, इसे बाहर कर देना। तो प्रोडक्ट जो आ रहा है आपका RNHS, डबल बॉन्ड हो Cl, ये आ गया हमारे पास। ये हो गया पहले अगर 1 डिग्री अमीन लेते हैं। अब इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के साथ अगर आप देखोगे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कैसा होगा, एसिडिक, तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या होगा, सॉल्युबल, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो जरा, अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो पीछे क्या है, पीछे -M ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1 डिग्री अमीन के साथ हिंड्सबर्ग जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट आपका NaOH में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री की बात करते हैं, फिर वही वाली बात, H और Cl निकल जाएंगे, कैसे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो RNR इधर आ जाएगा, S डबल बॉन्ड हो और PH। अब नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक होएगा नहीं, तो ये बेस के साथ सॉल्युबल होएगा नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि अगर 1 डिग्री हिंड्सबर्ग टेस्ट क्या है, 1 डिग्री अमीन जो होगा
वो बेस में सॉल्युबल होगा बाद में। 2 डिग्री का रिएक्शन तो हो जाएगा पर बाद में बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री बेचारा इसी के साथ ही रिएक्शन नहीं कर सकता, नो रिएक्शन, तो आगे तो बात ही करने का फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिग्री, ठीक है, हिंड्सबर्ग टेस्ट के अंदर। तो बस ये देख लेना 1 डिग्री तब होगा जब बेस में सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री कब होगा जब बेस में सॉल्युबल ना हो। वही चीज यहां पे लिखी है, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 2 3। 1 डिग्री रिएक्ट्स विद हिंड्सबर्ग रिएजेंट एंड सॉल्युबल इन अल्कली। 2 डिग्री हिंड्सबर्ग के साथ तो रिएक्शन करता है बट इनसॉल्युबल इन अल्कली, एंड 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट विद हिंड्सबर्ग रिएजेंट। तो ये आपका हो गया हिंड्सबर्ग टेस्ट। इसके अंदर देखते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अब यार जो नाइट्रोजन है ना NH2 इसका, एनिलीन का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप। प्लस एम बहुत जबरदस्त आता है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है तो इट इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहां पे एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। तो ये सारी पोजीशन बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले क्या हो रहा था, फर्क पड़ रहा था आप कैसा मीडियम ले रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन है इसका, तो हर एक जगह पे, हर एक ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप ऐड हो जाएगा। कौन से हैं, जैसे यहां पे ब्रोमीन है तो फर्क नहीं पड़ता ब्रोमीन कौन से मीडियम में ले रहे हो, प्रोटिक में ले रहे हो, अप्रोटिक में ले रहे हो, नहीं फर्क पड़ता। पानी में ले रहे हो, CCl4 में ले रहे हो, CS2 में ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका व्हाइट पीपीटी इसकी बना देगा, ये व्हाइट पीपीटी बनती है इसकी, ये बन जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट बनेगी, ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेरे को मोनो प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो मोनो क्यों नहीं बन रहा, ट्राइब्रोमो क्यों बन रहा है, ट्राइब्रोमो क्यों हुआ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन है। अगर आप उसकी एक्टिवेशन कम कर दो तो मोनो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। कैसे, हम क्या करेंगे, पहले इसकी करेंगे असाइलेशन। कैसे होता है याद है, एक H और एक Cl हटा दो तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना जरा, ये आपका प्रोडक्ट आएगा RNHCOCH3, ये आ गया। अब क्या होगा, अब जो इसका लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, ये अब इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस M शेयर्ड, दोनों तरफ इसका प्लस M इफेक्ट शेयर हो रहा है। अब एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, मॉडरेट। तो यहां से इसकी जो एक्टिवेशन है वो कौन सी हो जाती है, मॉडरेट एक्टिवेशन हो जाती है। और अगर मॉडरेट एक्टिवेशन हो जाती है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अब अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो सिंगल ब्रोमिनेशन होगी। तो यहां से अब क्या हो जाएगी, सिंगल ब्रोमिनेशन होगी। और जनरली क्योंकि बड़ा ग्रुप लगा ऊपर तो नीचे क्या हो जाता है, सिंगल ब्रोमो पैरा पे आता है। ऑर्थो भी बनता है पर बहुत ही कम बनता है, नामात्र। फिर क्या करना है, फिर अगर इसमें पानी डाल दोगे तो आपका इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी HOH, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा भैया ये आ गया RNH2, इधर आ गया भैया ਤੁਹਾਡਾ ब्रोमीन। तो अगर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट लाना है एनिलीन में तो ये स्टेप है। और ये जो हरकत हमने ब्रोमिनेशन में करी है सेम ही हरकत तुम्हें नाइट्रेशन में करनी है, एज इट प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो है यहां पे आपका तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं NO2, ठीक है। ट्राइब्रोमो से पहले आपके तीनों प्रोडक्ट्स का डिस्कशन आता है NO2, और एक आता है आपका ये, ठीक है, एक आता है ये डिस्कशन NH2, यहां पे आ गया आपका NO2। ये है आपका ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। क्वेश्चन आता है कि ये जब प्रोडक्ट की परसेंटेज एनसीईआरटी में डिस्कशन करा हुआ है, ये बनता है आपका 2%, जो कि सेंस बनाता है क्योंकि ये बहुत पास है। ये बनता है आपका 47%, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। और ये बनता है आपका 51%, जो कि पूरी सेंस बनाता है क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा ऑक्यूपाई होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि आपका मेटा पोजीशन जो है भैया, इसके अंदर इतना ज्यादा परसेंटेज कैसे आ गया, मेटा के अंदर इतना अमाउंट आना ही नहीं चाहिए। आप खुद से सोचो ना कि आपका जो मेटा पोजीशन है वो तो आना ही नहीं चाहिए, क्यों आता है ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज, ये देखना जरा, आपका जो एनिलीन है ना वो क्या करता है, वो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये कैसे है, दोनों एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, तो ये एसिड के साथ ही रिएक्शन कर जाता है। और जब एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर देखना, ऊपर चच्चा ये पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा तो रिंग कैसी बन जाती है, रिंग हो जाती है डीएक्टिवेट, रिंग इज डीएक्टिवेटेड। और अगर रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई है तो फिर पंगा, फिर ये क्या करता है, फिर ये मेटा पॉइंट पे अटैक करता है। वही चीज लिखी है, the meta product is produced in significant amount as aniline reacts with acid to form a deactivating salt। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें, ठीक है, अब ये 3-3 बन गए। अगर मुझे 3 नहीं बनाने, ठीक है, ये तीनों बन गए, ठीक है। अब अगर मुझे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए,
सिंगल मतलब एक वाले प्रोडक्ट को मेजर करना है, स्पेशली अगर पैरा वाले को मेजर करना है, ठीक है, और मुझे मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं वही हरकत करूंगा जो मैं अभी करता आ रहा था। वो है आपके पास यहां पे ना पहले तो अटैक हो जाएगा H और Cl, क्या हो जाएगा, वही वाली बात, यहां पे NH, ये आ जाएगा COCH3, ये आ गया हमारे पास। अब ये प्लस एम शेयर्ड में आ गया, और जब प्लस एम शेयर्ड आ जाएगा तो भैया सिंगल प्रोडक्ट है, और वो भी कौन सा, पैरा वाला, ठीक है। तो यहां पे इस पे पैरा पे अटैक होगा, ठीक है, पैरा पे अटैक होगा किसका, नाइट्रिक का। अब तीनों नहीं बन रहे, अब सिर्फ एक मिलेगा आपको, ये आ गया हमारे पास CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा NO2। और क्या करना है, अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां से ब्रेक करेगा H और यहां से ब्रेक करेगा OH, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ਤੁਹਾਡਾ NH2 और ये आ जाएगा आपका NO2। ये है अगर आपको पैरा प्रोडक्ट को मेजर लेके आना, मोनोनाइट्रेशन करनी है, ये है। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे तीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको और वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक होप क्लियर हो गया। आगे आते हैं सल्फोनेशन। यार सल्फोनेशन में ध्यान रखना, पहले होता है एसिड बेस रिएक्शन, ये जो है बेस है, ये जो है एसिड है। तो ये क्या, इसको ऐसे सोचो H+ एंड HSO4 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये H+ के ऊपर अटैक करेगा। तो पहले प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, पहले प्रोडक्ट मिलता है आपको RNH3+ और इधर आ जाएगा HSO4-। अब तुम इसे करोगे हीट, जैसे तुमने इसको हीट करा तो ये लॉस करता है पानी का, तो यहां पे बन जाता है NH2, तो ऊपर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका SO3H, ठीक है, पैरासल्फोनिक एनालिन ऐसे बोल सकते हो। अब ये चीज अगर आपके पास आ गई, इसके अंदर ना अब होती है एक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये क्या है सर, ये आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है आपका बेस है, तो इनके बीच ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट आपको मिलता है यहां पे, द प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस। इसका H अगर ऊपर भेज दोगे तो ऊपर वाला तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, SO3 नेगेटिव। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। और इसके बारे में डिस्कशन जो आपका बायोमोलिक्यूल्स में होता ही है, बट अभी के लिए एक ही रिएक्शन के अंदर अगर एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, एसिड बेस विद इन वन मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर, तो उसको अपन ज्विटर आयन बना देते हैं। तो ये आपका ज्विटर आयन फॉर्मेशन होता है सल्फोनेशन के अंदर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन असाइलेशन। ना ही अल्काइलेशन होती है ना ही असाइलेशन होती है, क्यों, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन होता है वो इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, तो वही डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने फिनॉल में भी करवाया था, फिनॉक्साइड वाला रिएक्शन याद है, फिनॉल भी नहीं देते, क्यों, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इनका डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में रिएजेंट याद रखना है, ये है NaNO2 + HCl। इसको ना ये लिखोगे तो सही है, लेकिन अगर HNO2 कई बार डायरेक्ट लिख देते हैं कि HNO2 बना दो, वैसे तो कुछ नहीं है, HNO2 और NaCl बनता है, इसको लिखा जाता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब आपको फ्रेश बनाना है, अभी के अभी बनाना है, तो ये आपने बना दिया। टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि टेम्परेचर की रेंज होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो प्रोडक्ट आपको जो मिलता है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका ये है, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। इसको बोलते हैं बेंजीन, क्योंकि नीचे बेंजीन है, ये है डाइजोनियम ग्रुप, तो दिस इज डाइजोनियम, एंड लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोराइड। प्यार से इसको क्या बोलेंगे, BDC, ठीक है, ये होता है BDC, और सुपर जबरदस्त रिएजेंट है, क्योंकि इसके रिएक्शंस हमारे से कई बार पूछे गए हैं। तो BDC के अंदर जैसे रिएक्शन कैसे करता है मैं सीधा बता देता हूं, मैकेनिज्म देखना चाहते हो, ये अटैक करता है इसके ऊपर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट ये देखना जरा, ये तो शिफ्ट कर गया, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड N है, और इधर क्या है आपका, इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया, और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, वापस आएगा, ये अब की बारी लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन स्ट्रांग होगा, तो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन विल हैपन। ये तो हो गया जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है। आपको नेट याद रखना है कि जो भी ये डाइजोनियम ग्रुप है, इसकी जगह पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होगा आपका। तो एक काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं और इन रिएक्शंस का नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं रिएक्शन बात करूं CuCl2 + HCl, तो इसके अंदर से जो नेट निकलता है वो है क्लोरीन, इसके अंदर Br और HBr, इसके अंदर से नेट निकलता है ब्रोमीन, और अगर आपको CuCN और HCN दे रखा तो इसको निकलता है CN-। ये तीनों एक रिएक्शन है, इनको बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके पास नॉर्मल CuCl + HCl इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, pH लिख देता हूं, इसको पूरे को मैं pH लिख रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट देगा मुझे
PHCl, यहां पे मिलेगा PHBr, यहां पे मिलेगा मुझे PHCN, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, दीज आर कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन, कि आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज कॉपर प्लस HCl। अगर वो CuCl2 प्लस HCl है तो सैंडमेयर है, लेकिन अगर अकेला कॉपर है तब भी प्रोडक्ट वही है। यहां भी तुम्हें Cl ही माइनस में मिलेगा, यहां भी तुम्हें Br ही माइनस में मिलेगा, लेकिन नाम बदल जाता है। इनको अब बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। तो यहां प्रोडक्ट वही है PHCl, यहां प्रोडक्ट आ जाएगा PHBr। अब नाम गेटरमैन है। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं तरीका बता देता हूं, क्योंकि आपका इसमें ज्यादा चीजें आ रही हैं तो मैं अल्फाबेटिकली याद रखा हुआ है। ज्यादा चीजें तो S फॉर सैंडमेयर, कम चीजें तो G फॉर गेटरमैन। G पहले आता है ना, मैंने इस तरह से याद करा है, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग तरह याद करते हैं। ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करके मिट्टी बनती है तो सैंड, इस तरह से कुछ लोग याद करते हैं, वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कैसे याद करना है, ठीक है। अगला है ये KI में क्या हो जाएगा, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पे लग जाएगा PH और I, इसको बोला जाता है सीजीज रिएक्शन। तो ये आपका क्या कहते हैं, सीधा आयोडीन, इसमें कोई अलग से पंगे नहीं है, सैंडमेयर गेटरमैन वाले पंगे मत करो इसमें, ठीक है। अगला आता है वाटर। वही वाटर के अंदर से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका OH निकलेगा, तो ये बना देगा आपका फिनॉल, ठीक है। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल्ट्जमैन रिएक्शन, इसमें होगा क्या, पहले तो वही बनता है PH, यहां पे N2 पॉजिटिव है और ये H निकाल दोगे तो BF4 माइनस, ये आपका आता है पहले। ये दोनों में यही चीज बनती है, जब भी आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये चीज पहले मिलेगी। अब क्या है, इसको करना पड़ता है, यहां तो तुम हीट कर दो, एक तरीका हीट कर दो, डायरेक्ट हीट कर दोगे। डायरेक्ट हीट कर दोगे तो बीच का सारा मामला निकल जाता है, आपको मिल जाता है अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर आप NaNO2 के साथ हीट करोगे तो फ्लोरीन की जगह पे आपका NO2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ये स्पेशली HBFO वाला, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन रिएक्शन। ये नाम के ऊपर सवाल आए हुए हैं PYQ में, इसीलिए मैं इसको इनका इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कन्वर्जन टू बेंजीन। दो रिएक्शंस है जिससे आप डायरेक्टली BDC से क्या कर सकते हो, बेंजीन बना सकते हो। मतलब यहां पे आपको सीधा बेंजीन मिलेगा, तो H3PO2 के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 के अंदर। बेसिकली दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपके रिडॉक्स है। ये आपका ऑक्सीडाइज होगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस। ऐसे ही अल्कोहल ले लोगे तो अगेन आपको बेंजीन मिल जाएगा, प्लस अल्कोहल का बन जाता है एल्डिहाइड, तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो बेंजीन ऐसे बनाई जा सकती है। एंड लास्ट इसके अंदर आते हैं कपलिंग रिएक्शन। दो कपलिंग रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, NCERT के अंदर डायरेक्ट दे रखे हैं। पहला है फिनॉल के साथ। आपको क्या करना है, आप ना इसके अंदर से इसको उड़ा दो, ठीक है। ये बेसिकली शिफ्ट होता है इधर, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है कि ये ना ऐसे कपल हो जाएंगे, सीधे सीधे कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। यहां पे ये हाइड्रोजन को हटा के कपलिंग कर देना। प्रोडक्ट देखना जरा, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूं। ये हमारे पास आ रहा है N डबल बॉन्ड N, इधर हमारे पास आ गया, ये आ गया, और इधर आ गया आपका OH। इंपॉर्टेंट एक दो चीजें हैं, जो फिनॉल होता है, सेम रिएक्शन इसमें है। पहले हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, यहां से इस हाइड्रोजन को उठा दो, प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, फिर बताता हूं क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ये आ गया, इधर क्या बन जाएगा, इधर आपका NH2 बन जाएगा। ये पहली बात, आपके पास आएगा कलर। जो आपका फिनॉल वाला है ये होते हैं डाइस, कपलिंग रिएक्शन में मिलते हैं डाइस, कलर डाइस। तो ये आपका जो होता है दिस इज ऑरेंज डाई, ये आपको ऑरेंज कलर की डाई देता है। वेयर एज जो ये होता है ये आपको देता है येलो डाई। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने उसी कलर में आपके रिएजेंट्स भी लिखे हैं ताकि तुम गड़बड़ ना करो। पहला तो कलर के ऊपर आता है, तो ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, फिनॉल में कंडीशंस रखनी होती हैं माइल्ड बेसिक, और एनिलीन में कंडीशंस रखनी होती है माइल्ड एसिडिक। याद करने का तरीका यह है कि फिनॉल जनरली एसिड वाले रिएक्शंस दिखाता है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, ये जनरली बेस वाले रिएक्शंस करवाता है, उसको जल्दी एसिड के साथ रिएक्शन करो। तो दो चीजें याद रखने वाली है, एक तो कंडीशंस, दूसरा कलर, ठीक है। ऑरेंज और इधर आ गया तुम्हारा येलो। इस पे आ जाओ, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंड्सबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन अल्कली। हिंड्सबर्ग टेस्ट बोल रहा है जो कि अल्कली में डिसॉल्व, हिंड्सबर्ग भी देगा और अल्कली में भी डिसॉल्व, तो मतलब 1 डिग्री की बात कर रहा है। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये नहीं होगा। ये 1 डिग्री आ गया तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द रिएजेंट आर इन द गिवन सैंपल ऑफ सीक्वेंस। तो ये आपके पास था नाइट्रो, ये उसके नाइट्रेशन करी, आपने क्या करा, आपने BDC को उड़ा दिया, BDC उड़ाने वाला। तो दो रिएजेंट याद है, H3PO2 था एक तो, और एक आपका अल्कोहल था, तो ये अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला करते हैं,
विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बाइल मीन टेस्ट। कार्बाइल मीन टेस्ट मतलब आपका 1 डिग्री अमीन चाहिए अपने को, कौन सा होगा? ये भैया 2 डिग्री है, ये नहीं होंगे। ये भैया 3 डिग्री है, ये नहीं होंगे। ये भैया 2 डिग्री आगे नहीं होंगे। ये वाले भैया 1 डिग्री, तो ये आपका करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, और करते हैं नेक्स्ट इज दिस। और ये देख लो डायरेक्ट वो वाला क्वेश्चन एक्वस में पूछा है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और किसका पूछा है? मिथाइल का पूछा है। तो जो छोटू मिथाइल होता है उसमें ऑर्डर होता है 2 1 3, तो 2 1 3 2 1 3, पहले 2 फिर 1 फिर 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोल रहा है? कम करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पूछी, इधर तो नो इफेक्ट आ गया, यस। इधर क्या आ जाएगा? ये है -m ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, बर्बाद करेगा। ये है +i ग्रुप, तो इंक्रीज करेगा। तो 3 सबसे ज्यादा, फिर तुम्हारा 1, फिर तुम्हारा 2, 3 1 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और करते हैं नेक्स्ट इज दिस, रिएक्शन इज नोन एज, ये देख लो नाम पूछ लिया डायरेक्ट का डायरेक्ट। तो रिएक्शन क्या है? AR क्या हो जाएगा? कम है, यहाँ पे CuCl2 नहीं है, कम वाला मतलब पहले अल्फाबेटिकल पहले, तो गेटरमैन था और सैंडमेयर था जिसमें पंगा होता है, तो ये पहले आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेटरमैन इसका आंसर हो जाएगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चैप्टर के अंदर ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, तो आपको समझ आई गया है, प्रैक्टिस करो इसकी, तो बढ़िया से ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सब लोगों से आप अगले माइंड मैप में। तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।